Assalamualaikum viewers, my name is Sayyid Hasnain Mehdi and today I am presenting the topic of hypothesis development, types of hypothesis and errors in hypothesis. In this video we will discuss introduction to research, processes involved before development of hypothesis, what is hypothesis, definition of hypothesis, importance of hypothesis and nature of hypothesis. Then we will come to the types of hypothesis, which is null versus alternative hypothesis, and then we will find out what are the two types of errors in hypothesis testing, type 1 and type 2 error. And then in the end I will give you the references from this we have taken this lecture. So let's start with the introduction to research. अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो रिसर्च एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, चाहे हम अखबार पढ़ रहे हों, चाहे हम किताब पढ़ रहे हों, चाहे हम न्यूज़ देख रहे हों, चाहे हम कहीं भी कुछ भी देख रहे हों या कर रहे हों, तो हम एक बहुत जनरल सी टर्म यूज़ करते हैं रिसर्च। जब हम रिसर्च के ऊपर बात करते हैं तो कोई भी डाटा, कोई भी नॉलेज गेन करना किसी भी बारे में हम उसको रिसर्च कह देते हैं। हालांकि रिसर्च जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्रोफेशनली देखें तो हमें एक डाटा प्रोफेशनली उस चीज़ को सिस्टमेटिक वे में गैदर करना है और अपनी नॉलेज को बढ़ा के उसको यूटिलाइज़ करना है ताकि हम उस रिसर्च से कुछ फ़ायदा उठा सकें। सो बेसिकली दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। और रिसर्च में यही हम कहते हैं कि उसको किसी भी सिस्टमेटिक वे में अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना या उसका डाटा कलेक्ट करना। सो हम इस नतीजे पे इस बात से पहुंचते हैं कि जो रिसर्च की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हम इस तरह बता सकते हैं कि जो भी रिसर्च के लिए डाटा कलेक्ट होता है वो एक सिस्टमेटिकली वे में होता है, उसको जो हम बयान करते हैं वो एक सिस्टमेटिकली वे में बयान करते हैं और उसका एक कोई क्लियर पर्पस होता है कि हम उससे क्या नॉलेज गेन करें या उससे क्या प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लें। हम आ जाते हैं दो टाइप्स ऑफ रिसर्च पे, एक बेसिक रिसर्च होती है, एक अप्लाइड रिसर्च होती है। बेसिक रिसर्च हम मोस्टली वो रिसर्च होती है जिसकी कोई वक्त की कैद नहीं होती। हालांकि हम बेसिक रिसर्च किसी भी एक जनरल टॉपिक पे करते हैं जो हम एकेडमिकली यूज़ होता है। अप्लाइड रिसर्च को हम किसी भी जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल इन ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमिकली दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। अप्लाइड रिसर्च ये होती है कि हम किसी चीज़ पे रिसर्च करके उसको एप्लीकेशन में लेके आएँ और उसको एप्लीकेबल कर सकें। ऑब्वियसली रिसर्च करने के लिए हमें एक रिसर्च स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है जो हमें रिसर्च करने पे माइल करता है। रिसर्च हमारी क्वांटिफाइबल होनी चाहिए, वेरीफाइबल होनी चाहिए, रेप्लिकेबल होनी चाहिए एंड डिफेंसिबल होनी चाहिए। यानी कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिफाई होनी चाहिए, उसको हम वेरीफाई करेंगे, उसको कोई और बंदा अगर हमारी रिसर्च को लेता हुआ चले अपनी रिसर्च करने के लिए उसी टॉपिक पे तो वो रेप्लिकेबल होनी चाहिए और उसको हम ईज़िली डिफेंड कर सकें। हम आते हैं अब एक ऐसी चीज़ पे कि रिसर्च अगर हम करते हैं तो उसके पेपर फॉर्मेट में क्या होता है। सबसे पहले हमारा रिसर्च में आता है रिसर्च क्वेश्चन, उसके बाद हम उसको करते हैं, उसके ऊपर थ्योरी डेवलप करते हैं। जब हमारी थ्योरी डेवलप हो जाती है किसी भी टॉपिक पे तो हम उसके वेरिएबल्स डिफ़ाइन करते हैं और उसके वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशन बनता है हम उसको हाइपोथेसिस के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर हम इस चीज़ को देखा जाए पेपर फॉर्मेट में तो रिसर्च क्वेश्चन और जो थ्योरी हम डेवलप करते हैं वो इंट्रोडक्शन के ज़िम्मे में आती है। इसमें लिटरेचर रिव्यू भी होता है जो अभी इसमें हमने नहीं लिखा हुआ, मेंशन हुआ हुआ, लेकिन इट ऑलवेज लिटरेचर रिव्यू के कोई भी हमारा बेस आर्टिकल उसके ऊपर हमने क्या रिसर्च करना। ऑब्वियसली हर रिसर्च के कुछ रिजल्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, क्योंकि जो भी आपका हाइपोथेसिस होता है वो आपको टेस्ट करके उसके रिजल्ट्स करता है और जो उन रिजल्ट्स की इवैल्यूएशन होती है और उसके ऊपर क्रिटिकली रिव्यू किया जाता है वो कंक्लूजन में हम अपनी रिसर्च के लिखते हैं। अगर हम आए तो रिसर्च फॉर्मुलेशन के कुछ मेथड्स हैं। अगर हम देखा जाए तो प्रॉब्लम कहीं से शुरू होती है, कोई ना कोई डिस्कवरी करनी होती है जहाँ से हमें रिसर्च शुरू करनी होती है। हमें उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना होता है,
उसको ब्रॉडर टर्म में से नैरो डाउन करना होता है, उसको एक्सप्लोर करना होता है, उसके खिलाफ एविडेंस चाहिए होते हैं और अपनी क्रिएटिव और लॉजिकल अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस देने पड़ते। फिर हम एक एजुकेटेड गैस करते हैं कि ये चीज़ अगर होगी तो ये होगा। इस चीज़ को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस करने के कुछ मेथड्स हैं कि हाइपोथेसिस किस तरह किया जाता है, किस जगह पे आता है और रिसर्च में क्या उसकी अहमियत है। अगर हम इस स्लाइड पे देखें तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमारी एक ऑब्जर्वेशन होती है जो ब्रॉड एरिया होता है। हम ब्रॉड एरिया के बाद उसका डाटा गैदरिंग करते हैं, उसमें इंटरव्यू होती है, उसमें लिटरेचर सर्वे होता है। फिर हम अपनी एक प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर देते हैं। प्रॉब्लम डिफ़ाइन के बाद हम एक लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं। उस लिटरेचर रिव्यू से हम एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं। उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में हम वेरिएबल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं और लेबल करते हैं कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट हैं। उसके बाद उन वेरिएबल्स के दरमियान से हम हाइपोथेसिस अपना डिड्यूस करते हैं या जनरेट होता है। उसके बाद डिज़ाइन होता है, फिर डाटा कलेक्शन होती है, एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होती है। ये सब कुछ करने के बाद हम उसको एक फॉर्म में लेके आते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और फिर टेस्टिंग होती है, रिजल्ट्स आते हैं। एंड दिस इज़ हाउ द रिसर्च हैज़ बीन कंडक्टेड। अब हम आते हैं अपने मेन चीज़ के ऊपर कि हाइपोथेसिस क्या है, बिकॉज आज हमारे लेक्चर में, इस लेक्चर में हमने हाइपोथेसिस के ऊपर ज़्यादा बात करनी है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट है विच प्रेडिक्ट्स what you expect to find in your empirical data. हमेशा logically conjectured relationships between two or more variable expressed in the form of testable statement. Obviously जैसे कि मैंने पहले भी बयान किया है कि हमारा जो theoretical framework होता है वो हमें define करता है कि हमारे variables क्या हैं। उन variables के relationship जो होता है वो define करता है कि हमारी जो hypothesis है वो क्या होगा। उन दो रिलेशनशिप्स को डिफ़ाइन करने को एक ऐसी चीज़ जिसको हमने बाद में टेस्ट भी करना है ताकि हमारी रिसर्च प्रॉपरली कंडक्ट हो सके। इम्पोर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, अगर हम देखें तो हाइपोथेसिस की अभी तक हमें अहमियत मालूम हो गई होगी कि अगर हमारे किसी भी टॉपिक के वेरिएबल्स हैं रिसर्च के दौरान तो उनका रिलेशनशिप डिफ़ाइन करके टेस्ट करना ताकि हमारी जो है कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकले हमारी रिसर्च का। तो ये हाइपोथेसिस की एक इम्पॉर्टेंस है। हमारे रिलेशनशिप्स जो हमारे रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड होंगे किसी भी वेरिएबल्स के दरमियान वो हाइपोथेसिस डिफ़ाइन करता है और उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड या उसके ऊपर जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं वो हाइपोथेसिस ही बताता है। Nature of hypothesis, as it is written that hypothesis is a clear statement of what is intended to be investigated. It should be specified before research is conducted and openly stated in reporting the results. हमें जो है वो आइडेंटिफाई करता है ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो हमारे रिसर्च के दौरान होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। रिलेशनशिप जो होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का और लिटरेचर रिव्यू का वो डिफ़ाइन हो जाता है। ये नेचर हमें बताते हैं कि हाइपोथेसिस किस नेचर का है। प्रॉब्लम कभी भी साइंटिफिकली सॉल्व ही नहीं हो सकती अगर हम उसको हाइपोथेसिस की फॉर्म में लेके आएँ। अगर हमें यही ना पता हो कि उनके दरमियान वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है तो हम उस चीज़ को सॉल्व ही नहीं कर सकते और उसका रिज़ल्ट ही नहीं डिड्यूस कर सकते जो हमें रिक्वायर्ड है अपनी प्रॉब्लम के बारे में। हाइपोथेसिस is a powerful tool of advancement of knowledge consistent with the existing knowledge and conductive to further inquiry. Obviously जो पहली रिसर्च हुई है किसी भी प्रॉब्लम पे, बिकॉज रिसर्च जो होती है वो रेप्लिकेबल हो सकती है तो कुछ ना कुछ उसमें जो चीज़ें रह गई होती हैं हम उसके एडवांस लेवल पे जाने के लिए जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है जो पहले कभी उस टॉपिक के ऊपर नहीं हुआ। तो एग्जिस्टिंग नॉलेज के लिए और आगे कोई अगर और इंक्वायरी आ रही है या कोई और नॉलेज है वो बढ़ाने के लिए हमारे लिए हाइपोथेसिस ज़रूरी है।
हाइपोथेसिस, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इन स्लाइड्स में भी आपको यही मिलेगा कि हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड, वेरीफाइबल और फॉल्सिफाइबल। या तो वो ओके होगा कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है इस वजह से, या वो बोलेगा कि नहीं ये चीज़ नहीं पॉसिबल, ये रिलेशनशिप जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेगा। दोनों सूरतों में ये रिज़ल्ट हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है रिसर्च में। हाइपोथेसिस में कोई मोरल या एथिकल क्वेश्चंस नहीं होता, इट्स जस्ट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। स्पेसिफिक और जनरल भी नहीं होता इतना। कॉन्सिक्वेंसेस जो इसके होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होने चाहिए कि अगर ये चीज़ है, ये रिलेशन है, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ रही हैं उस प्रॉब्लम में। जैसा कि मैंने पहले भी ये बताया है इस पूरे प्रेजेंटेशन में कि जनाब वैल्यूएबल होती है चाहे हमारा हाइपोथेसिस फॉल्स ही क्यों ना हो, गलत भी साबित हो जाए हमारी रिसर्च में, तो वो हमारे लिए वैल्यूएबल होता है। बिकॉज हम अपनी जो पब्लिक है या हमारी जो पॉपुलेशन है उसको ये बता देते हैं कि जी ये चीज़ का रिलेशन नहीं एग्जिस्ट करता, ताकि जो आने वाले रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाए। जिस तरह के मैंने बताया, हाइपोथेसिस में रिलेशन डिफाइन होता है कि अगर ये चीज़ है तो ये है या फिर ये है। इफ़ देन स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल हमें हाइपोथेसिस में करना होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो यंग वुमेन विल बी मोर लाइकली टू एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन विद देयर बॉडी वेट व्हेन दे आर मोर फ्रिक्वेंटली एक्सपोज टू इमेजेस ऑफ थिन मॉडल्स इन एडवर्टीजमेंट। इसमें हमारा कंपैरिजन हुआ है जो देन की स्टेटमेंट से हुआ है, तो ये एक हमारा हाइपोथेसिस है। ना ये जनरल है थोड़ा, ना इसमें कोई मोरल या कोई एथिकल चीज़ है। अगर हम देखें कि इफ़ यंग वुमेन आर मोर फ्रिक्वेंटली exposed to images of thin models in advertisement, then they will be more likely to express dissatisfaction with their body weight। ऊपर वाली एग्जांपल में हमने then यूज़ करके हमने कंपैरिजन किया था। इस वाली में हमने ये रखा है कि अगर if का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये if और then स्टेटमेंट्स जो हैं हमारी हाइपोथेसिस में यूज़ होती हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ हाइपोथेसिस का एक फॉर्मेट है। उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस इज रिप्रेजेंटेबल बाय H0 और Hn and it is a hypothesis set up to be rejected in order to support an alternative hypothesis। हमने एक हाइपोथेसिस पहला करना है किसी भी चीज़ के बारे में, वो नल हाइपोथेसिस होता है। उसको तब तक हम ट्रू समझते हैं जब तक स्टैटिस्टिकल एविडेंस ना आ जाए, और वो स्टैटिकल एविडेंस जो आता है वो हमारा इंडिकेट करता है कि ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। वो तब आएगा जब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड हो जाएगा। हम नल हाइपोथेसिस की एक एग्जांपल ले लेते हैं। एडवर्टीजमेंट डज नॉट अफेक्ट सेल्स, दिस इज़ एन एग्जांपल। अगर एडवर्टीजमेंट से सेल्स इफ़ेक्ट नहीं हो रही, यानी हमने इसके ऊपर सर्च नहीं की, एक नल हाइपोथेसिस है कि ये हम कह सकते हैं। ऑब्वियसली जब हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एविडेंस लाएंगे, तो ये एक हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे देगी। हालांकि कितनी इफ़ेक्ट हो रही है, कितनी नहीं हो रही, हो भी रही है कि नहीं हो रही, ये हमें अल्टरनेटिव में पता लगेगा, लेकिन ये तब होगा जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि वुमेन एंड मैन बाय इक्वल अमाउंट ऑफ शूज़। ठीक है, मर्द और औरत इक्वल अमाउंट ऑफ शूज़ बाय करते हैं, ये एक हमने हाइपोथेसिस डिड्यूस किया। मगर क्या ये सच है कि नहीं है, क्या ये रिजेक्ट हो सकता है, इसके ऊपर हमें स्टैटिस्टिकल एविडेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब अगर आप देखें नल हाइपोथेसिस में जो 2 वेरिएबल्स का कोरिलेशन बन रहा है वो इक्वल टू 0 है, यानी एडवर्टीजमेंट और सेल्स का कोई रिलेशन नहीं है। अगर हम इनके रिलेशनशिप को कोरिलेट करें तो इसमें इनका जो
डिफरेंस है वो ज़ीरो होगा। इसी तरह वुमेन एंड मैन बाय इक्वल अमाउंट ऑफ शूज़, इनका भी कोरिलेशन ज़ीरो है। हम कंटिन्यू करते हैं आगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विच इज़ अपोजिट टू द नल इज़ अ स्टेटमेंट expressing a relationship between two variables or indicating differences between groups. There might be some difference among the group. इसमें ये पता लगता है कि जो दो वेरिएबल्स हैं उनका जो डिफरेंस होगा वो ज़ीरो नहीं होगा, देयर शुड बी सम डिफरेंस। हमने ये एग्जांपल थोड़ी मैथमेटिकल वे में बताई है। अगर हम देखें नल हाइपोथेसिस में वुमन आर मोर मोटिवेटेड देन मैन वुड बी, कि ठीक है मीन मोटिवेशनल लेवल ऑफ द वुमन एंड मीन मोटिवेशनल लेवल ऑफ द मैन, नल हाइपोथेसिस में इनका डिफरेंस या कोरिलेशन इक्वल होगा। बट अल्टरनेटिव में आ गया कि वुमन आर मोर मोटिवेटेड देन मैन, यानी वुमन की जो है वो रिलेशन जो है मोटिवेशनल लेवल जो है वो बंदे से ज़्यादा है। दिस इज़ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये एक एग्जांपल थी समझाने के लिए। हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये हो गया नल हाइपोथेसिस, हो गया अल्टरनेटिव, हो गया। नाउ द थिंग इज हमने टेस्ट करना है हाइपोथेसिस टेस्ट करने के 4 स्टेप्स का प्रोसीजर है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि एक हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं, नल हो या अल्टरनेटिव हो। एक डिसीजन के लिए क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस को इवेल्युएट करते हैं। ऑब्वियसली हम जब तक नल हाइपोथेसिस नहीं बनाएंगे हम उसको कैसे उससे स्टैटिस्टिकल जो उसका वो है वो किस तरह लेंगे। तो ऑब्वियसली हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए नल हाइपोथेसिस करना ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब टेस्ट करते हैं तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ नहीं हुआ, देयर इज़ नथिंग हैपेंड, यही है। फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे एग्जांपल ली थी, बोथ बाय सेम नंबर ऑफ शूज़, कुछ नहीं हुआ, ये सही है, तो वो नल हाइपोथेसिस पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर कोई चीज़ हुई है, हमने स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, दोबारा एवेल्युएट किया है और हमें पता लगता है कि या मर्द ज़्यादा जूते ख़रीद रहे हैं या औरत ज़्यादा जूते ख़रीद रही है, तो हमारी चेंजेस उसमें आएंगी, विच इज़ द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। 2 टाइप ऑफ मिस्टेक्स हमेशा होती है जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। एक होता है टाइप 1 एरर, एक होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर वो एरर होता है जो रॉन्गली कमिंग टू द डिसीजन होता है दैट समथिंग इज ट्रू व्हेन इन रियली इट इज़ नॉट। असल में चीज़ सच नहीं है। कि जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मर्द और औरत दोनों ने बराबर जूते ख़रीदते हैं, ये हमने पहले भी एग्जांपल डिस्कस की। इन रियलिटी ये सही नहीं है, लेकिन हम उसको सही समझ लेते हैं, यानी हम नल हाइपोथेसिस के ऊपर चले गए हैं। दिस इज द एरर अकर्ड ड्यूरिंग द टाइप 1 एरर ड्यूरिंग द टेस्टिंग। A type 1 error occurs when the null hypothesis is wrongly rejected, यानी हमने null hypothesis रिजेक्ट कर दिया है लेकिन गलत रिजेक्ट किया। इसी तरह टाइप 2 एरर में हम आ जाते हैं। ये एरर तब आता है जब हम रॉन्गली एक डिसीजन पे आ जाते हैं जो सही नहीं होता, हालांकि वो सही है। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है वो ट्रू है, लेकिन हम उसको ट्रू नहीं मानते और गलत डिसीजन पे आ जाते हैं। ये टाइप 2 एरर है। जिस तरह इसमें लिखा हुआ है, अ टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन द नल हाइपोथेसिस एज 0 इज नॉट रिजेक्टेड व्हेन इट इज इन फैक्ट फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, इसमें भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। If we conclude that 2 drugs produce the same effect, that is, there is no difference between the 2 drugs on average, when in fact they produce different ones. This is the topic, these are all the topics जो हमने अभी इसमें पढ़े हैं हाइपोथेसिस के बारे में, रिसर्च से रिलेटेड। और
आई होप कि आप लोगों को कुछ आइडिया हुआ होगा कि हाइपोथेसिस क्यों ज़रूरी है, उसकी नेचर क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, हाइपोथेसिस लिखा किस स्टेटमेंट्स में जाता है और उसकी टेस्टिंग में हम क्या क्या एरर्स लेके आते हैं। दीज आर द 2 बुक्स जो मैंने पढ़ के ये पूरा लेक्चर या ये वीडियो तैयार की है। ये एक रिसर्च मेथड फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स है बाय मार्क सॉन्डर्स, फिलिप लुइस, एड्रियन थॉर्नल, और एक जो है उमा सैकरन की है और रॉजर बॉगी की लिखी हुई है, रिसर्च मेथड फॉर बिजनेस स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। तो अब मैं इजाज़त लेता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया आप लोगों का बहुत।